तो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम हमारा जो राष्ट्रपति का टॉपिक है वो ही कंटिन्यू करेंगे। हमने कल की वीडियो में आर्टिकल 56 तक पढ़ लिया था और अब इस वीडियो में हम आर्टिकल 57 के बाद से प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 57 में को हम लोगों ने वैसे कल पढ़ लिया था, लेकिन आज फिर देखते हैं। आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने का प्रावधान, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बार, जितना उसका मन चाहे उतनी बार वह चुनाव लड़ सकता है, और अगर वह चुनाव जीत जाए तो वह राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है। यह प्रावधान है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि है आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहली जो योग्यता की आवश्यकता होती है वो योग्यता की आवश्यकता होती है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है ही नहीं तो वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन ही नहीं सकता। तो पहली योग्यता क्या है? राष्ट्र कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि भाई न्यूनतम आयु जो है वो 35 साल होनी चाहिए, यानी कि अगर वह 35 साल होने में उसका एक दिन भी कम है तो वह राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी कि वह कम से कम 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी चीज़ है कि भाई वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। अब ये जो लाभ का पद है, इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जो लाभ के पद पर नहीं आते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य है और वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लोकसभा का सदस्य रहते हुए लड़ सकता है। परंतु अगर वह जीत जाता है तो वह एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता, इसलिए उसे अपने पूर्व पद से या आने वाले पद से इस्तीफा देना होगा, परंतु वो लाभ के पद में नहीं गिना जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य है और वह चाहता है कि मैं राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ूं, तो वह राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। परंतु अगर वह जीत जाता है तो उसे अवश्य ही अपना जो विधायक का पद है वह छोड़ना होगा। चौथी बात है कि वह साक्षर होना चाहिए। अब देखो, ये जो साक्षर वाली बात है ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि वह साक्षर होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक प्रकार से आप इसे परंपरा हम कह सकते हैं कि साक्षर होने की परंपरा तो है, क्योंकि जो भारत के कह सकते हैं कि सबसे कम पढ़े लिखे जो राष्ट्रपति हैं में जिनका नाम आता है वो है ज्ञानी जैल सिंह जी। परंतु ज्ञानी जैल सिंह जी भी साक्षर तो थे, यानी कि उन्हें लिखना, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। तो ये साक्षर वाली जो बात है ये पूर्णतः काटी जाती है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें बिंदु की, जो कि है कि भाई पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके लिए वर्तमान में जो शब्द उपयोग में लिया जाता है वह लिया जाता है वक्रचित। वक्रचित शब्द का उपयोग वर्तमान में इस कंडीशन के लिए लिया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से पागल नहीं होना चाहिए और वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले बिंदु पे, जो कि भी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि कोई व्यक्ति जो है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं? वह योग्यता होती है कि भाई पहले तो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो इस प्रकार की जो योग्यता वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। तो वह योग्यता चाहिए आपको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए। आगे बात करते हैं, अगला है आर्टिकल 59, जिसमें है कि राष्ट्रपति के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कार्यालय के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति ठीक है। अब इसको प्रारंभ करते हैं
तो इसमें है कि भाई पहला कि भाई राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या उच्चतम न्यायालय के समीप होना चाहिए। और दूसरा है कि भाई भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रपति वेतन एवं भत्ते और सरकारी आवास का भोगी होगा। पद पर आसीन होने के बाद राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो ये जो बात कही गई है, ये बात की गई है कि राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित, यानी कि उसके कार्य से संबंधित बात की गई है। राष्ट्रपति से संबंधित ये बात की गई है, राष्ट्रपति से अन्य संबंधित, कि भाई राष्ट्रपति जो है वह जब किस संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के जो वेतन एवं भत्ते हैं वो सरकारी आवास जो है उसका में रहेगा, सरकार के द्वारा उसका वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। पद पर आसीन, जब माना कि कोई राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाता है तो उसके बाद, यानी पद पर आसीन होने के बाद उसके वेतनों में या उसके भत्तों में किसी भी प्रकार का कोई भी कटौती या परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी कि न तो उसके वेतन को घटाया जा सकता है, नहीं उसके वेतन को बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 60 की। तो आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को शपथ, यानी कि राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में बात की गई है। अब भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वह उनके द्वारा शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि 25 जून 1977 में नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली थी। तो इसी के बाद से ये एक परंपरा सी बन चुकी है कि भाई जो नया राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी के टाइम से, कि जो नया राष्ट्रपति है वह भारत में 25 जुलाई को अपनी शपथ लेता है और 25 जुलाई को ही अपना त्यागपत्र देता है। बात करते हैं अगला आर्टिकल की, जो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 है कि भाई राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। कि भाई महाभियोग क्या होता है और राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग लगाया जा सकता है, किस प्रकार से लगाया जाता है। कि भाई इसमें संसद के किसी भी सदन में जो है महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं महाभियोग की। तो महाभियोग में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया है या अपनी जो पद की गरिमा है उसको भंग कर दिया गया है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग जब राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया ये होती है कि किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पहले लाया जा सकता है, परंतु दोनों सदनों में 3/4 बहुमत से उसका पारित होना जरूरी है। अब जैसे कि मानो कि भाई जो लोग राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो जो जिस सदन में भी लाया जाएगा, जैसे कि राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 50% सदस्यों द्वारा उसको नॉमिनेट किया जाएगा। यानी कि उस महाभियोग के जो प्रस्ताव है जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसके ऊपर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए या उनकी मंजूरी होनी चाहिए कि हाँ भाई हम इस प्रस्ताव को ला रहे हैं। प्रस्ताव आने के बाद सदन में इस पर बहस होती है और वोटिंग होती है और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यह सूचित कर दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है और इन 14 दिनों में राष्ट्रपति अपना कोई प्रतिनिधि या स्वयं अपने लिए भेज सकता है। तो इस सदन में वह बहस के बाद पारित अगर हो जाता है 3/4 बहुमत, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। तो 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो ये तो फिर दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में जो संसदीय समिति होती है उनके द्वारा इस वाकये की जांच की जाती है कि भाई जो आरोप राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं क्या वह सत्य हैं। उन आरोपों की जांच की जाती है। अगर वह आरोप सत्य पाए जाते हैं तो उस सदन में भी फिर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद अगर उस सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगा दिया जाएगा और राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत अपना पद
अपना त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में है कि भाई राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीनों में भर जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कभी राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटा दिया जाता है, तो पद खाली होने के 6 माह पूर्व 6 महीनों के अंदर ही उस पद को भर देना आवश्यक है। यानी कि उस पद पर किसी न किसी व्यक्ति को आसीन करना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति पद के चुनाव होना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव नहीं हो पाते हैं तो राष्ट्रपति की जगह उस पद पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, अगर उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है या उसका भी वह भी अगर हटा दिया जाता है तो उसकी जगह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह भी हट जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उन्हें राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी एक श्रृंखला दी गई है, उनके बारे में बताया गया है, तो देखते हैं। देखिए पहले जो भारत के प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1952 से 1962 तक थे। यानी कि लगभग अगर आज़ादी के बाद अगर चुनाव पहली बार 1952 में हुए थे, परंतु एज अ प्रेसिडेंट देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1947 से ही 1962 तक रहे थे, परंतु पहली बार जो चुनाव है वो 1952 में हुए थे, तो 1952 से वो 1962 तक रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति हैं जो कि 1962 से 1967 तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1967 से 1969 तक रहे थे, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पर राष्ट्रपति बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी बने थे। बीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसीलिए उनके पश्चात मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे, जो कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, वह राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद बीवी गिरी जो हैं वह राष्ट्रपति बने हैं 1969 से 1974 तक। उसके बाद डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद है जो 1974 से 1977 तक बने हैं। 1977 में इनकी मृत्यु हुई और उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीडी जत्ती जो थे वह आसीन हुए। उसके बाद डॉक्टर NS रेड्डी जो थे वो 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद सरदार ज्ञानी जैल सिंह, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति, यानी यानी जितने भी भारत के राष्ट्रपति हुए अभी तक उनमें सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। अगले थे R वेंकटरमण। उसके बाद थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर KR नारायणन जो कि 1997 से 2002 तक थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि 2003 से 2008 तक थे। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि 2008 से 2013 तक थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो कि 2018 तक थे। उसके बाद डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो कि 2018 से 2024 तक रहेंगे। अभी तक मतलब अब तक तो डॉक्टर रामनाथ कोविंद ही भारत के राष्ट्रपति है। तो हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में एक मोटे तौर पर जानकारी जो थी वह प्राप्त कर ली है। अब कल से हमारा जो टॉपिक प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।